हेलो दोस्तों, बात करें 2024 की तो ये साल मार्केट के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। पर बात करें प्राइमरी मार्केट की तो आईपीओ के लिए काफ़ी धमाकेदार रहा। इस साल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल 91 कंपनियों ने करीब 1,60,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए हैं, जो कि 2023 में सिर्फ 57 कंपनियां थी जिन्होंने सिर्फ 50,000 करोड़ ही मार्केट से उठाए थे। तो इस साल 50,000 करोड़ से 1,60,000 करोड़ का मैसिव जंप देखने को मिला। वहीं बात करें डीआरएचपी की तो 2023 में सिर्फ 84 कंपनियों ने डीआरएचपी फाइल किया था, जो कि 2024 में बढ़कर 143 कंपनियां हो गई है। तो इसमें भी 84 कंपनी से 143 कंपनियों का जंप देखने को मिला है। इसका अलावा 2024 में एवरेज इश्यू साइज जो रहा वो रहा 1700 करोड़ का, जो कि 2023 में सिर्फ 867 करोड़ का था। तो ये भी करीब करीब डबल हुआ है। और एवरेज इश्यू साइज़ का सबसे बड़ा रीज़न था होंडा मोटर का आईपीओ, जो कि 27,500 का एक बहुत बड़ा आईपीओ आया। तो क्या अगला साल 2024 इस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएगा या इसको तोड़ पाएगा? अगर अभी का डेटा देखें तो ये लग रहा है कि हाँ, ये काफ़ी आसानी से तोड़ पाएगा, क्योंकि अभी तक 89 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने डीआरएचपी फाइल ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें से 34 कंपनियों को आईपीओ अप्रूवल मिल भी चुका है सेबी से। ये 34 कंपनियां ऑलरेडी करीब 50,000 करोड़ के करीब मार्केट से उठाने वाली है। तो जो 2023 का जो टारगेट था हमारा 50,000 करोड़ का, वो ऑलरेडी ये 34 कंपनियां फुलफिल कर देंगी। इसके अलावा उन 89 में से 55 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डीआरएचपी फाइल कर रखा है और उनका अप्रूवल पेंडिंग है। अभी 80 कंपनियों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि एनएसडीएल, मंजूश्री टेक्नोपार्क, ईकॉम एक्सप्रेस, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एचडीबी फाइनेंशियल, हेक्सावेयर टेक, एथर एनर्जी, हीरो फिनकॉर्प जैसे बड़े बड़े नाम इस साल आपको सुनने को मिलेंगे। बट इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे आईपीओ और उनकी क्या स्टोरी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से 2-3 आईपीओ उठा के उनकी हिस्ट्री और आपको क्यों उनको फोकस में रखना है इस साल वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आईपीओ जो मेरी लिस्ट में है वो है एनएसडीएल। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड। बेसिकली एनएसडीएल एक पेरेंट है। इसकी 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है प्रोटीन ई गवर्नमेंट एंड सेकंड एनएसडीएल। प्रोटीन ई गवर्नमेंट ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में। ये 2023 नवंबर में लिस्ट हुई थी और इसने एक साल में करीब 200% का रिटर्न दिया है। प्रोटीन ई गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज में है। जब भी हम कोई पैन कार्ड ये सब अप्लाई करते हैं तो इसको प्रिंट करने का और इसका डेटा रखने का काम प्रोटीन ई गवर्नमेंट करती है। और जो एनएसडीएल है उसकी दूसरी ब्रांच एनएसडीएल है, वो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो डिपॉजिटरी सर्विस क्या है ये समझते हैं। हम बैंक में अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं? हम बैंक में अकाउंट इसलिए ओपन करवाते हैं क्योंकि हमें अपने पैसे वहाँ पे स्टोर करने पड़ते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जब हम कोई शेयर बाय करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो ये डीमैट अकाउंट 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट डिपॉजिटरी है एनएसडीएल और सेकंड सीडीएसएल। तो ये सिर्फ 2 ही है और इसके अलावा इनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो इनका एक अपना खुद का मोट है। तो अगर इसके कंपटीशन की बात करें, सीडीएसएल इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड। ये ऑलरेडी 2017 में लिस्ट हो चुकी है। इनका कंपेयर करें तो एनएसडीएल एक ओल्ड कंपनी है, बट ज़्यादा ओल्ड नहीं। सीडीएसएल को भी 2-3 साल बाद ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अभी देखा जाए तो एनएसडीएल के 3 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट है, वहीं सीडीएसएल के 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो डीमैट अकाउंट की बात करें तो सीडीएसएल लीडिंग डिपॉजिटरी है। रेवेन्यू को कंपेयर करें तो एनएसडीएल का करीब 1100 करोड़ का रेवेन्यू है, बट सीडीएसएल का 600 करोड़ के करीब रेवेन्यू है। बट इसमें कोई इशू नहीं है बिकॉज एनएसडी और सीडीएसएल का रेवेन्यू का डिफरेंस है, बट इनका प्रॉफिट करीब करीब सेम ही है। बट हाँ, अनलिस्टेड शेयर में एनएसडीएल काफ़ी आगे है सीडीएसएल से। तो अब बात करते हैं इस सेगमेंट का फ्यूचर क्या है। तो इनका फ्यूचर डिपेंड करता है सीधा स्टॉक मार्केट से, बिकॉज ये कंपनी डायरेक्ट कनेक्टेड है स्टॉक मार्केट से। तो जब तक स्टॉक मार्केट ग्रो करती रहेगी ये कंपनियां भी ग्रो करेंगी। और दूसरा कोई इनका कंपटीशन है नहीं मार्केट में, तो इनके ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थी मेरी राय एनएसडीएल के लिए। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम बाद में देखेंगे जब इसकी सारी डिटेल हमारे पास होंगी। पर मेरे हिसाब से एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको रडार में रखना है अगर इसका आईपीओ है। तो सेकंड आईपीओ जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एलजी शायद ही कोई इंडियन मिडिल क्लास होगा जो ये नाम ना जानता हो। तो ये कंपनी जब लिस्ट होगी तो इसकी खूब हाइप बनने वाली है। एलजी की बात करें तो ये होम एंड किचन अप्लायंसेज में है। मैं इसका नंबर बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, वो अगर गूगल करो या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेगा तो बतेरी आपको वीडियो मिल जाएगी।
मैं सीधे बात करूंगा क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज अभी मुझे इस शेयर से शॉर्ट टर्म गेन की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। रीज़न उसका IPO साइज़, इसका IPO साइज़ 15,000 करोड़ का रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ा IPO साइज़ है। इस साल होंडा मोटर जो कार मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, उसका 27,500 करोड़ का IPO आया था और लिस्ट होने के बाद उसने कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं। तो जनरली क्या होता है, जब इतने बड़े नाम जब अपना IPO लेके आते हैं तो प्राइस बैंड काफ़ी ऊपर रखते हैं, उसकी वैल्यूएशन हायर साइड पे रहती है, तो उसमें जो IPO एप्लीकेंट हैं उसके लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू रहती नहीं है। और जब इशू साइज इतना बड़ा होता है तो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हमेशा ऊपर रहती है। आपको पता होगा कि स्टॉक का रिटर्न, जो स्टॉक के जो प्राइस बढ़ता है वो डिमांड सप्लाई का ही गेम है। अगर IPO साइज इशू साइज छोटा रहे और इसकी वैल्यूएशन अच्छी रहे तो शेयर की सप्लाई कम रहती है, बिकॉज उसको बाय करने के लिए काफ़ी लोग रहते हैं, तो उससे उसका प्राइस बढ़ता रहता है। तो इन बड़े IPO साइज में यही इशू रहता है कि डिमांड रहेगी पर सप्लाई उससे ज़्यादा रहती है। बट एनीवेज इसका प्राइस बैंड जब अनाउंस होगा तब देखना पड़ेगा क्या इसकी वैल्यूएशन इसकी हाई साइड पे रहती है या LG अपने IPO एप्लीकेंट्स के लिए कुछ मार्जिन रखेगा। नहीं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं किसी भी IPO में अप्लाई करता हूं तो लिस्टिंग के टाइम मेरी 30 से 40% रिटर्न की उम्मीद रहती है। एटलीस्ट मुझे इतना रिटर्न मिलना ही चाहिए। अगर इतना रिटर्न नहीं मिले तो, और मुझे अगर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना है तो मैं उसको सेकेंडरी मार्केट में ख़रीद लूँगा। जब कभी मार्केट हमारी थोड़ी सी नेगेटिव रहती है, थोड़ी सी नीचे आएगी, तो उस शेयर को मैं अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसको ख़रीद लूँगा। बिकॉज IPO में हमें लॉट साइज़ का रेस्ट्रिक्शन रहता है। सपोज़ मुझे अगर 5,000 का शेयर ख़रीदना है तो मैं IPO में नहीं खरीद सकता, मुझे वो 15,000 का जो लॉट साइज़ रहता है वही लेना पड़ेगा। या फिर मेरी कैपेसिटी है 25,000 का शेयर खरीदने की, तो वो मैं IPO में नहीं खरीद पाऊँगा। तो आपको अगर किसी शेयर से 30-40% का रिटर्न नहीं मिलता है IPO के टाइम, तो बेटर रहेगा कि आप उसको सेकेंडरी मार्केट से ही खरीदें। एनीवेज जब इसका प्राइस बैंड आएगा तब देखेंगे LG अपने इन्वेस्टर की भी लाइफ गुड कर पाएगा या नहीं।